इसका मतलब क्या होता है? हाँ, जैसे अपन बोलते हैं ना कि किसी ने अभी 500 रुपए की घड़ी ली है और वो बता रहा है कि देखो मेरी राडो की घड़ी है, 1.5 लाख की घड़ी है मेरी, बड़ा चढ़ाकर बोलना। तो एक्सेक्रेटेड का मतलब क्या होता है? अगर नॉर्मल कोई पैथोजन बॉडी में जाएगा तो नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स आएगा। आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है? अब आई क्या? अभी भी नहीं आई? आओ। अच्छा, क्यों, फैन से क्या हो रहा है? अच्छा, अब आ रही है आवाज? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये लगा दो, और वो भी। चलो देखो इधर। तो अगर नॉर्मल पैथोजन बॉडी के अंदर जाएगा तो सिंपल रेस्पॉन्स आएगा, इम्यून रेस्पॉन्स, जो आपने पढ़ा था, प्राइमरी रेस्पॉन्स, सेकेंडरी रेस्पॉन्स, ठीक है। लेकिन अगर इम्यून सिस्टम ज्यादा रिएक्ट कर दे, छोटी सी बात के लिए ज्यादा इम्यून सिस्टम रिएक्ट कर दे, तो इसको क्या बोलोगे आप? एक्सागरेटेड, ठीक है ना? तो अगर एक्सागरेटेड रेस्पॉन्स आया इम्यून सिस्टम का तो क्या हो गया? एलर्जी। और किसके अगेंस्ट हो सकता है ये? दो तीन एग्जाम्पल दिए। क्या क्या एग्जाम्पल है बताओ? देखो, डस्ट माइट, क्या क्या बोला हुआ है बेटा? डस्ट माइट, पोलन ग्रेन्स, ये देखो, और एनिमल डेंडर। ये तीन एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिए हैं, ठीक है। ये देखो, तो आपने देखे होंगे कि अगर कोई ने पेट पाले हुए हैं अपने घर पे, पेट डॉग है, तो वो एनिमल के डेंडर की वजह से भी, है ना, डेंडर मतलब छोटे छोटे उनके जो हेयर से हल्के हल्के, है ना, और स्किन के छोटे छोटे टुकड़े जो है, उसकी वजह से भी एलर्जी हो जाती है। तो तुमने कई बार देखा होगा, मूवीज में भी दिखाते हैं कई बार, कि मुझे एलर्जी है एनिमल्स से। तो एनिमल से एलर्जी है मतलब एनिमल डेंडर से एलर्जी है ना। जैसे मुझे एलर्जी है, मुझे किससे एलर्जी है? पोलन से, है ना। मतलब पोलन से इतनी नहीं है, उससे भी ज्यादा मुझे एलर्जी है डस्ट से। कौन सी वाली डस्ट? अगर तुम्हें देखो, अपन सब देसी लोग हैं, तो सबको पता है, अपन गेहूं नहीं भरते, गेहूं, गेहूं भरते तो डस्ट उड़ती है, उससे मुझे एलर्जी है ना। उससे एलर्जी मुझे। और एक स्प्रे होता है, एक तो डीओ होता है, और एक स्प्रे होता है बॉडी परफ्यूम, उससे भी एलर्जी है मुझे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो एलर्जन कोई भी हो सकते हैं। इवन बहुत तेज शोर, बहुत तेज रोशनी, बहुत तेज खुशबू, ये सब एलर्जन का काम कर सकते हैं। कुछ लोगों को मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को सोयाबीन से एलर्जी होती है। मेरी बात समझ में आई? तो जब भी ऐसे प्रोडक्ट आप देखते हो तो उस पर लिखा रहता है एलर्जन रिएक्शन में अकर, एलर्जिक रिएक्शन में अकर। तो पहले उसका टेस्ट कर लें, ठीक। अगर किसी बंदे को एलर्जी है किसी चीज से, तो वो क्या करेगा? एलर्जी टेस्ट करवाने जाएगा। एलर्जी टेस्ट में क्या करेंगे बताओ? जैसे समझो किसी, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एलर्जी है ना, मुझे हाई परफ्यूम से एलर्जी है, तो वो क्या करेगा? दो दो तरीके से काम कर सकता है। देखो एनसीईआरटी ने लिखा है, या तो एलर्जन को इंजेक्ट कर दिया जाए बॉडी में, बॉडी में या तो एलर्जन को क्या किया जाए? इंजेक्ट किया जाए, या फिर एक्सपोजर दिया जाए उस आदमी को। जैसे मुझे क्या करेंगे वो, जैसे समझो कि आज की तारीख में 25 से 30 तरह के एलर्जन उपलब्ध हैं। किसी को फ्रूट से भी एलर्जी होती है। जैसे मेरा एक फ्रेंड था, मैंने उसको देखा, उसको बैंगन से एलर्जी थी। जैसे वो बैंगन की सब्जी खाता था, उसके लिप्स जो है स्वेल कर जाते थे, होठों पे सूजन आ जाती थी बैंगन की सब्जी खाते ही। किसी को भिंडी से एलर्जी है। तो एलर्जी हो सकती है, कोई भी एक केमिकल जो पर्टिकुलर एक वेजिटेबल में मिलेगा उससे एलर्जी हो सकती है। तो क्या करेंगे? वो 32 तरह के एलर्जन मुझ पे टेस्ट करेगा। वो डॉक्टर के पास जब जाएंगे एलर्जन टेस्ट कराने, तो 30 से 32 तरह के जितने भी एलर्जन अवेलेबल है उसके पास, सारे मेरे ऊपर टेस्ट करेगा। और क्या चेक करेगा? रेस्पॉन्स। मेरी बात समझ में आई? रेस्पॉन्स कौन देगा? मास्ट सेल। मास्ट सेल कैसे रेस्पॉन्स देगी? हिस्टामिन और सेरोटोनिन निकाल के। अगर आपको याद आ रहा हो तो बहुत पुरानी बात है, जब मैंने आपको बताया था कि आपकी बॉडी आपको बताती है कि कुछ तो गड़बड़ है, दया। कैसे? मैंने बोला था कि अगर आप गलती से समझो घर पे कोई मिठाई रखी हुई है, उसको आपने किचन में छोड़ दिया और उसमें लाल चींटियां आ गई, आप वापस यहां से गए तो आपको पता है मिठाई वहां रखी है, आपने बिना देखे लाल चींटियों के साथ मिठाई खा ली। लाल चींटियों को क्या बोलते हैं? फॉर्माइका। क्या बोलते हैं लाल चींटियों को? फॉर्माइका। और लाल चींटियों के अंदर क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। याद आ रहा है? बता चुका हूं ये कहानी बहुत पहले। तो वो फॉर्मिक एसिड जैसे अंदर जाएगा, वो फॉर्मिक एसिड एलर्जन का काम करेगा। किसको स्टिमुलेट करेगा मेरे बच्चों? मास्ट सेल को।
अब मास्ट सेल की जिम्मेदारी है, मास्ट सेल को पता लग गया कि इस बंदे ने कुछ गलत खा लिया, मास्ट सेल की जिम्मेदारी है कि वो आपको बताए। क्या बताएगी आपको कि भाई तूने कुछ तो खा लिया। तो मास्ट सेल क्या निकालेगी बदले में? सेरोटोनिन, हिस्टामिन। हिस्टामिन जहां रिलीज होगा, हिस्टामिन जहां रिलीज होगा या तो ब्लड में डाल दिया जाएगा। अगर ब्लड में डाल दिया तो हिस्टामिन जहां जहां रिलीज होगा वहां रेडनेस, ईचिंग और रेशेज आ जाएंगे। तो हम बोलते हैं ना लोकल लैंग्वेज में, दाफड़ हो जाएंगे, दाफड़, ऐसे पैचेज आ जाएंगे, रेड बड़े बड़े, उभर जाएगी स्किन। तो हम क्या बोलते हैं उसको कि भैया एलर्जी हो गई तेरे को, या तो तूने कुछ खा लिया, ऐसा ही बोलते ना। तो आपकी बॉडी ने आपको बताया कि तूने गलती से कुछ खा लिया। सेम टू सेम, अगर गलती से कोई ऐसी चीज खाने में आ गई जो कड़वी है या जिसमें हल्का सा टॉक्सिन है, हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा टॉक्सिन है, तो आपका स्टमक आपको बताने की कोशिश करेगा और क्या हो जाएगी? वॉमिटिंग। तो आपकी बॉडी के अंदर ये फिजिकल इंडिकेटर्स हैं, बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स हैं जो क्या बताते हैं आपको? बुखार आना क्या है? इंडिकेटर है बुखार आ रहा। बुखार क्यों आया है? ताकि वो आपको बता सके कि भाई तुझे इन्फेक्शन हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है। मेरी बात समझ में आई? तो बॉडी के अंदर ऐसे कई सारे, जैसे हम बोलते हैं जॉन्डिस हो गया किसी को, है ना, तो जॉन्डिस सिरोसिस की वजह से भी हो सकता है और दूसरी प्रॉब्लम से भी हो सकता है। पर जॉन्डिस होने से क्या पता लगा कि भैया लीवर से संबंधित कोई परेशानी है। तो ऐसे बॉडी के अंदर इंडिकेटर्स हैं। सेम कंडीशन में एलर्जन अगर जाएगा बॉडी के अंदर तो कौन रिस्पॉन्ड करेगा? सबसे पहले मास्ट सेल क्या निकालेगी? हिस्टामिन, सेरोटोनिन। जब हिस्टामिन और सेरोटोनिन बहुत ज्यादा निकलने लगेगा तो क्या हो जाएगी आपको? एलर्जी। मेरी बात समझ में आई? अभी इसका एक और दूसरा पहलू भी बताऊंगा ताकि याद हो जाए। एलर्जन का मतलब क्या हो गया? जो एलर्जी कोज करे। डेफिनेशन लिखाने की जरूरत नहीं, आई थिंक सबको पता है। ऐसे सब्सटेंस जिसके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम हाइपर रिएक्ट या ज्यादा रिएक्टिविटी शो करे, उसको क्या बोलेंगे हम? एलर्जन। सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं बताओ? छींके आना, स्नीजिंग, रनिंग नोज, वाटरी आईज और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ये देखो, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। क्लियर है? आगे देखो, आगे देखो, ये कटु सत्य है जीवन का जो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या है कटु सत्य? आज की जो लाइफ स्टाइल है, उस लाइफ स्टाइल में हम क्या बोलते हैं बच्चों को? बाहर मत जाओ, है, साबुन से हाथ धो के अंदर आओ, साबुन से हाथ धो के बाहर जाओ, पूरे कपड़े पहनो, मिट्टी में मत खेलो, ये बोलते हैं। हमारे माँ बाप ने तो कभी नहीं बोला। क्या बोला? जहां मर्जी जा, धूल में लौट के आ, ठीक है ना। पेड़ पे चढ़ जाओ, ऊपर से कूद जाओ, टूटेंगे हाथ पे, टूट जाएंगे, कोई बात नहीं। मेरे पिताजी ने तो भैया यही बोला मुझे, ठीक है ना। अब मैं अपने बच्चों को समझाता हूँ, पागल है क्या, हाथ धोए बगैर अंदर नहीं आएगा। जो कई बार मेरे पिताजी डांट देते हैं मुझे, बोला अच्छा हमसे होशियारी, बोले उसको जैसे खेलना है खेलने दे, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्यों? ये रहा उसका रीजन। जब हम क्या करते हैं बेटा, रीजन देखो, रीजन ये है कि आप किसी भी बच्चे को प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दो, है ना। आप किसी भी बच्चे को क्या करोगे? अर्ली प्रोवाइड, अर्ली प्रोवाइड, एनसीईआरटी ने लिखी है लाइन, अर्ली प्रोवाइड प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, ठीक है। अर्ली का मतलब जब बच्चा बड़ा हो रहा है उस टाइम पे, उस टाइम पे उसको ज्यादा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट आप प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा? इम्यूनिटी कैसी हो जाएगी? लो, और सेंसिटिविटी हाई। ये देखो, इम्यूनिटी हो जाएगी लो और सेंसिटिविटी जो है एलर्जन के लिए हाई हो जाएगी। कैसे? इसका एग्जांपल देखो। आप लोग एक चीज नोटिस करोगे जो मैंने भी नोटिस की है। कितने बच्चे गांव से हैं? बहुत ही बढ़िया। देखो, देखो मेरी बात देखो, जब हम शहरों में रहते हैं और कभी गांव में नहीं जाते, हम मास्क लगाए वगैरह इधर उधर हिलते ही नहीं है। कार में जा रहे हैं तो भैया एसी नहीं चलेगा तब तक कार में नहीं बैठेंगे, है। हम तो वो देसी लोग हैं जो बैलगाड़ी तक में बैठे हैं, ट्रैक्टर में भी बैठे हैं, है कि नहीं है? तो अगर एक चीज नोटिस की हो तो गांव में खूब धूल होती है, खूब जम के धूल होती है, लेकिन वहां अस्थमा नहीं होता किसी को, बहुत रेयर। अभी अपन बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पोलन ग्रेन, भाई वहां हर कदम पे पोलन ग्रेन है, किसी को अस्थमा नहीं होता। मेरी बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि आपने उनको अर्ली प्रोवाइड नहीं किया प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट। क्या बोला? बोले खूब घूम, 4-5 किलो पोलन ग्रेन ग्रेन तो जेब में रहते हैं, डस्ट माइट बालों में घूमते रहते हैं, बोले हमारा तुम क्या बिगाड़ लोगे। समझे कि नहीं? लेकिन शहरी क्षेत्रों में देखो लाइफ स्टाइल कैसी हो चुकी है, प्रोटेक्टेड। तो आप किसी बच्चे को जब वो डेवलपमेंट स्टेज में, उसी टाइम पे क्या कर दिया आपने? प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट।
हाथ धो लो, सैनिटाइजर लगा लो, मास्क लगा लो बेटा, ये कर लो। अरे भैया होने दो ना एक्सपोजर। जब एक्सपोजर होगा तो क्या होगा? इम्यूनिटी हाई होगी। इम्यूनिटी हाई होगी तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन अभी समझो कोई ऐसा बच्चा जो शहर में पला बड़ा है, जो शुरू से मास्क वास्क लगा के एकदम टिप टॉप चकाचक, और उसको पहली बार लगे गाँव, बेटा चलो आओ गाँव घुमा के लाए। जैसे गाँव में गया पहली बार, खुशबू आई सरसों के खेत में, बोला आहा, शाहरुख खान बन गया। तो क्या होगा? आज छी आज छी आज छी, क्यों? क्योंकि सेंसिटिविटी हाई हो गई। मेरी बात समझ में आई? वही पोलेन ग्रेन गांव वालों का कुछ नहीं बिगाड़ रहे, पर शहर से बच्चा जब आया जो कि प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में पला बड़ा है, उसका तो कार्यक्रम हो गया। मेरी बात समझ में आई क्या? ये देखो आगे लास्ट लाइन। जब एलर्जन आएगा, जब जब एलर्जन आएगा तो क्या होगा? मास सेल क्या रिलीज करेगी? मास सेल रिलीज करेगी बेटा हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, ये देखो, चलो लिख लो। हाँ, ज्यादा हिस्टामिन और सेरोटोनिन निकलेगा तो होगा ना। जैसे अस्थमा होता है, तो अस्थमा में क्या होता है? एलर्जन जाके यहाँ पे ब्रोंकियोल पे चिपक जाता है। जैसे ही चिपकेगा मास सेल क्या निकालेगी? हिस्टामिन। और हिस्टामिन क्या कर देगा? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। इसीलिए तुम्हें अगर याद आ रहा हो तो तुम्हें जब जब एलर्जी होती है, सिट्रीजिन टेबलेट खाते हो क्या? एंटी हिस्टामिनिक। बात समझ में आई? अरे लेते हो ना भाई सिट्रीजिन टेबलेट, वो हिस्टामिन के रिलीज को कम कर देती है। हाँ, अब मैं है ना तोड़ दूंगा मतलब, ऐसे ना करो यार। आई जी, तुम्हें लिखा है नहीं था क्या ये? कहाँ लिखा है दिखा? सब लिखा दिया था ना पूरा? कहाँ गया वो? तू मेरा शिष्य है यार। बोले सर आप बैठो मैं पढ़ाता हूँ, लाओ। क्या? ये बंद करते लो, ये बंद कर देना। हाँ, बहुत तेज इंटेंस लाइट आएगी तो सर दर्द होने लगेगा, माइग्रेन होने लगेगा।
लिख लिया, आगे बढ़े। ये एलर्जी खत्म हो गया यहाँ पे ना। अब नेक्स्ट टाइटल है आई थिंक ऑटो इम्यूनिटी शायद, है ना, ऑटो इम्यून। अच्छा, इससे पहले कि अपन आगे बढ़े, बिना देखे मुझे ये बताओ कि ऑटो इम्यून डिजीज पढ़ी है कोई तुमने अभी? मैंने पढ़ाई है कहीं पे? शानदार, बिल्कुल सही जवाब। क्या था माइस्थेनिया ग्रेविस में? याद आ रहा है आपको? एक डायग्राम लाया था मैं, एक इमेज लाया था मैं, याद आ रहा है? क्या था? पैरालाइज, बिल्कुल सही बात है। पैरालाइज हो गया था। हाँ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अफेक्टेड, बहुत बढ़िया। हाँ, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस भी क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। हाशीमोटो, तो हाशीमोटो कहाँ पहुंच गया? हाशीमोटो तो उधर है एक्सोप्थेल्मिक गोइटर के पास में। ऐसा मोटा जो हंसता रहे, हाशीमोटो। ये लगा देना बेटा, ये पढ़ दे, खींच दे यहाँ तक, खींच दे। अरे मैं जब यहाँ खड़ा होता हूँ ना, इनके सब आंखों पे फोकस पड़ता है मेरे। वो चला देना त्रिलोको वाला, वो चला देना। अरे थोड़ी देर चल जाने दे, बंद कर देंगे यार। लूजर, जो तेरे माथे पे पड़ गया हो। चलो आगे बढ़े, आगे देखो, आगे देखो। ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो इम्यूनिटी का मतलब क्या है? जब हमारी इम्यून सेल्स हमें ही कूटने लग जाए तो क्या बोलेंगे हम? ऑटो इम्यूनिटी, ठीक है। हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर, हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर इम्यूनिटी कैसी है? मेमोरी बेस्ड है क्या? कौन सा रेस्पॉन्स मेमोरी बेस्ड था, प्राइमरी का सेकेंडरी? सेकेंडरी, याद है ना? वो लिखी थी इक्वेशन हमने। जब पहली बार कोई पैथोजन आएगा तो प्राइमरी रेस्पॉन्स आएगा, इंटेंसिटी लो। जब सेम पैथोजन दूसरी बार आएगा तो मेमोरी बेस्ड होगा और इंटेंसिटी हाई। तो हम हायर वर्टिब्रेट्स हैं क्या? एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, हाँ जी हम हायर वर्टिब्रेट्स हैं। और हमारे पास जो इम्यून सिस्टम है वो कैसा है? मेमोरी बेस्ड। एक बार अगर टाइफॉइड हो गया तो उसके लिए क्या बन चुकी है आपके पास? दोबारा होएगा तो एंटीबॉडी उसको खत्म करने की कोशिश करेगी, दोबारा होना थोड़ा सा मुश्किल है, राइट। उसके बाद एनसीईआरटी ने एक वर्ड यूज किया, देखो कितना बढ़िया है, कोरोलरीज। कोरोलरीज का मतलब होता है रिजल्ट, परिणाम, ठीक है। एनसीईआरटी ने वर्ड यूज किया है, देखो टू कोरोलरीज। हमारी देखो ध्यान से सुनो, हमारी जो इम्यून सिस्टम है, हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है बच्चे? याद करके रखता है। किसको याद करके रखता है? पैथोजन को, पैथोजन के ऊपर मिलने वाले एंटीजन को, इनको सबको। अगर याद आ रहा हो तो मेमोरी सेल्स पढ़ी थी आपने, मेमोरी सेल्स टी लिम्फोसाइट भी बना रही थी, बी लिम्फोसाइट भी बना रही थी, याद आ रहा है? तो मेमोरी सेल रजिस्टर लेके खड़ी थी ना, एक एक डेटा लिख रही थी पूरा। तो हमारे पास जो इम्यून सिस्टम है वो मेमोरी बेस्ड है, यानी कि जितने भी पैथोजन इन्वेड करेंगे उनको और उनके प्रोटीन की स्ट्रक्चर को याद रखेगा। अब इसके दो रिजल्ट हैं, ध्यान से सुनो। मेमोरी बेस्ड इम्यून सिस्टम होने के दो परिणाम आपके सामने हैं। पहला परिणाम ये कि हायर वर्टिब्रेट जो होते हैं ये जांच पड़ताल कर सकते हैं किसकी, कि भाई ये फॉरेन ऑर्गेनिज्म है या नहीं है। मेरी बात समझ में आई क्या? फॉरेन ऑर्गेनिज्म अगर बॉडी में चला गया तो कौन पता लगाएगा सबसे पहले? इम्यून सिस्टम। कैसे लगाएगा? मेमोरी सेल से। जैसे पैथोजन आया रजिस्टर खोल के बैठ जाएगी मेमोरी सेल, बोले यार ये तो है ही नहीं यार, और ये तो है ही नहीं, ये तो मैच ही नहीं हो रहा, इसका मतलब ये क्या है? फॉरेन ऑर्गेनिज्म। मेरी बात समझ में आई? मेमोरी बेस्ड इम्यून सिस्टम होने का पहला फायदा और नुकसान। क्या नुकसान है देखो, कभी कभी, कभी कभी कुछ अननोन रीजन की वजह से या जेनेटिक रीजन की वजह से हमारी अपनी इम्यून सिस्टम हमारी सेल्स के ऊपर क्या कर देगा बेटा? अटैक कर देगा अपनी सेल्स के ऊपर। तो क्या हो जाएगा? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। क्या हो जाएगा बताओ? ये देखो, ऑटो इम्यून डिजीज हो जाएगी, ऑटो इम्यून डिजीज। एग्जाम्पल? बिल्कुल सही जवाब, मायस्थेनिया ग्रेविस भी है। एनसीईआरटी ने दिया हुआ है शायद रियूमेटॉइड अर्थराइटिस, एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी ने, रियूमेटॉइड अर्थराइटिस, रियूमेटॉइड आर्थराइटिस लिख लो बच्चे।
बहुत बहुत सारे रीजन है, कभी कभी कुछ केमिकल एजेंट भी ये काम करवा देते हैं, और ये भी उन लोगों की भी जिंदगी खराब है जिनका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है। नहीं, इनको इम्यूनो सप्रेसेंट देने पड़ते हैं, कई सारी मेडिसिन लेनी पड़ती है। क्योर है इनिशियल लेवल पे, इम्यूनो सप्रेसेंट देंगे ना बेटा, एक्सपोज हो जाएगा। तो थेरेपी चलती है इसकी पूरी, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल ऐसे। हाँ हाँ, हो जाता है। वो कब होता है बेटा? जब इम्यून सिस्टम वीक हो। इम्यून सिस्टम वीक होगा तो हो जाएगा ना वापस दोबारा ऐसा। एंटीबॉडी तो बनती बनती है, हमेशा की बात है। लेकिन अगर किसी का इम्यून सिस्टम वीक है तो वो तो फिर दोबारा बार बार होगा उसको। नहीं, वो कुछ अलग केस है। मलेरिया और टाइफाइड की जो सीवियरिटी है वो कम रहेगी, ऐसा है, पहली बार में ज़्यादा रहेगी। लिख लिया? लिखो जल्दी। आगे बढ़े, चलो देखो। जल्दी जल्दी लिख लो, मैं ऑलरेडी बहुत काम करके आया हूँ इस पे। मैंने तुम्हारे लिए सारे फ्लो चार्ट, टेबल वेबल सब शॉर्ट में बनवा दी है सारी। तो अपना यहाँ लिखने का मेरा जो टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा। तुम थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ ताकि जल्दी। मैं नहीं चाह रहा कि एनसीईआरटी की एक भी लाइन मिस हो, और मैं साथ में ये भी चाह रहा हूँ कि टाइम पे कंप्लीट हो सिलेबस। तो थोड़ी सी तुम्हारी स्पीड बढ़ाओ, मेरे को जितना यहाँ लिखना था वो सब मैं घर पे से बना लाया फ्लो चार्ट पूरे। समझने पे ज़्यादा फोकस करो। पिछली बार समझे नहीं इसीलिए इस बार यहाँ है, इस बार तो समझ लो और जल्दी जल्दी लिख लो। क्या पिछली बार पढ़ाई नहीं की? बढ़े आगे। आगे देखो अब, RRR अच्छी मूवी थी ना। चलो, इम्यून सिस्टम जब भी तुम्हारी दिमाग में आए कि भैया मेरी बॉडी का इम्यून सिस्टम, तो क्या है इम्यून सिस्टम का मतलब? क्या है? लिम्फोइड ऑर्गन। लिम्फोइड ऑर्गन किससे बना है? लिम्फोइड टिश्यू से। और कई सारे लिम्फ सेल्स भी हैं जिनको आप क्या बोलते हो? लिम्फोसाइट। बोलते हो कि नहीं? देखो,
तो अगर आपसे बोला जाए कि भैया इम्यून सिस्टम, तेरे इम्यून सिस्टम में क्या क्या है तो क्या बोलोगे? लिम्फोइड ऑर्गन, लिम्फोइड टिश्यू और सेल्स। और ये लिम्फोसाइट क्या बनाएगी? एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज के लिए एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? हाईलाइट करो, 1 करोड़ रुपए का वर्ड, शानदार, हाईलाइट करो इसको, सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स। किसको बोला है बच्चे? एंटीबॉडी को। ध्यान देना, बहुत ही बेहतरीन और बहुत गजब की बात है। ठीक, जब आप इम्यून सिस्टम की बात करते हो तो इम्यून सिस्टम को आप क्या बोलते हो? यूनिक। क्यों? क्योंकि वो आरआरआर का फैन है। आपका इम्यून सिस्टम किसका फैन है? आरआरआर का। सबसे पहले क्या करता है ये? रिकॉग्नाइज। जब भी पैथोजन आएगा तो उसको क्या करेगा ये? रिकॉग्नाइज। उसके बाद रिस्पोंड करेगा उसके अगेंस्ट, पैथोजन के अगेंस्ट रिस्पोंड करेगा। क्या बोलेगा? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ। और उसके बाद क्या करेगा? याद रख लेगा उसको, रिमेंबर। ये देखो, तो ये क्या हो गया? आर आर आर, याद रहेगा। ये पूछा जा सकता है आपसे, ऐसे नहीं पूछेगा वो कि आर आर आर, वो पूछेगा आपका इम्यून सिस्टम यूनिक क्यों है, किसका फैन है वो? ये देखो, बोले सर हम तो केजीएफ के फैन हैं। तो आया क्यों नहीं लास्ट वाली क्लास में? एक दूंगा ना भी इधर से, तो रुकेगा नहीं आधे घंटे तक, इधर भागता ही रहेगा। बंद करो ना, ठंड लग रही, ठंड लग रही क्या बच्चों? अगर जिनको सर्दी लग रही है इधर आ जाओ। नहीं लग रही ना? 5 सेकंड में दूर हो जाती है सर्दी। हो गई ना, देखो गर्मी आने लगी ना थोड़ी। हाँ। बीमार मत हो जाना, बता देना है ना, बंद करवा देंगे। थोड़ा कितना है टेम्परेचर, कितना कर गए? चलो 16, 26, 26 में भी इतना ठंडा हो रहा है यार। वो ठीक है फिर तो 26 कितना किया अभी? हाँ ठीक है, एक्चुअली -26। आगे देखो, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट चलो आगे देखो भैया, देखो इधर। अगर आपसे पूछा जाए कि इम्यून सिस्टम के फंक्शन क्या क्या है, तो अभी अभी आपने पढ़ा एलर्जिक रिएक्शन, दूसरा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, और तीसरा ऑर्गन ट्रांसप्लांट होगा नहीं होगा, फेल होगा पास होगा, किसकी जिम्मेदारी है? इम्यून सिस्टम की। क्लियर है फंडा? अब उसके बाद देखो एनसीईआरटी ने लाइन लिखी और मेरे हिसाब से बहुत खतरनाक है। बिना एनसीईआरटी देखे, एनसीईआरटी कोई मत देखो, बिना एनसीईआरटी देखे बताओ यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन दूं क्या? चलो बताओ, डब्ल्यूबीसी आएगा या लिम्फोसाइट आएगा? डब्ल्यूबीसी भी तो आ सकता है ना, सोच के जवाब दो। डब्ल्यूबीसी नहीं आ सकता, क्योंकि डब्ल्यूबीसी में तो 500 तरह की सेल आ जाएंगी। सिर्फ किसकी बात करोगे लिम्फोइड ऑर्गन में? लिम्फोसाइट की। ध्यान देना, लिम्फोसाइट। अभी लिखो मत बच्चे, एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहला इंपॉर्टेंट पार्ट खत्म, दूसरा देखो। अब आपने पढ़े हैं कि भैया प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन से? बोन मेरो और थाइमस। यहां पर क्या होता है? मैच्योरेशन होता है। अरे हाँ या ना? ट्रेनिंग स्कूल है कि नहीं है ये? बिल्कुल। तो इमेच्योर लिम्फोसाइट कहां से बन के आएगी? बोन मेरो से। अब वो या तो बोन मेरो में ही मेच्योर हो जाए, या फिर वो थाइमस में आके मेच्योर हो। मेरी बात समझ में आई? तो इमेच्योर लिम्फोसाइट आएगी किसके पास, और किस में बदल जाएगी? क्यों बोल रहे हो एंटीजन सेंसिटिव? उसकी ट्रेनिंग हो गई, उसकी ट्रेनिंग हो गई, मेच्योर हो गई, उसको समझ में आता है कि ये है एंटीजन और इसके अगेंस्ट ये वाली एंटीबॉडी बनानी है। भाई ये एनडीए कर करा के अभी आया है बेचारा, नया नया बंदा है, ठीक है।
अब उसकी ट्रेनिंग चल रही है, सोल्जर की ट्रेनिंग। तो अगर समझो कोई छोटा मोटा चोर आएगा तो क्या उसको तोप से उड़ाएगा क्या? छोटा मोटा चोर आया तो तोप से उड़ा रहा है, और फौज आ गई तो डंडे से मार रहा है। ऐसे हो गया। तो छोटे मोटे को तो दो लपड़ दे के मार देगा। तो ये क्या ट्रेनिंग हुई इसकी? एंटीजन सेंसिटिव। कौन से एंटीजन के लिए कौन सा स्पेशल प्रोटीन बनाना है, ये ट्रेनिंग कहां पे होगी? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के कौन से एग्जाम्पल है बच्चे? बोलो बोलो बोलो। बिल्कुल सही जवाब, थाइमस और बोन मेरो। थाइमस प्लस बोन मेरो। यहां तक क्लियर है ना सबको? आगे देखो। अब थाइमस और बोन मेरो के अंदर इसकी ट्रेनिंग हो गई कंप्लीट। अब कहां जाएगा? युद्ध के मैदान पे जाएगा। अरे समझ में आ रहा है क्या भाई? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर इसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, अब ये जाएगा युद्ध के मैदान में, जहां पर इसको असली लड़ाई लड़नी है। वो युद्ध का मैदान कौन प्रोवाइड करेगा? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। नाम बताओ कौन कौन से हैं? स्प्लीन, ठीक है, बस एक ही है। माल्ट, बहुत बढ़िया। म्यूकोसा एसोसिएटेड, और टॉन्सिल है क्या? लिम्फ नोड है क्या? बहुत बढ़िया। ये देखो, टॉन्सिल, लिम्फ नोड, माल्ट भी है भैया, एक ध्यान रखना। और माल्ट का ही मॉडिफिकेशन है जो मैंने लिखाया था आपको, पेयर्स पैचेज। कहां पे मिलेगा? स्टमक में या इंटेस्टाइन में? इंटेस्टाइन में। ये देखो, पेयर्स पैचेज, मैं लिखा चुका हूं ये बात आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में। ये देखो, तो यहां पे क्या होगा? यहां पर युद्ध होगा। मेरी बात समझ में आई? पहले छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, उसको ट्रेनिंग दी गई प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में। जब ट्रेनिंग दी गई तो उसको ये बताया गया इस एंटीजन के लिए ये एंटीबॉडी बनेगी, यानी कि अब वो कैसा हो गया? एंटीजन। बहुत बढ़िया, एंटीजन सेंसिटिव हो गया। अब उसको कहां भेजोगे? युद्ध के मैदान में। कमांडो रेडी है, सोल्जर रेडी है तुम्हारा, युद्ध के मैदान में भेज दो। युद्ध के मैदान में जाके क्या करेगा वो? अब जैसे ही वो एंटीजन सेंसिटिव हो गया तो अब उसके सामने कौन आ जाएगा? एंटीजन। जैसे ही एंटीजन आएगा तो ये लिम्फोसाइट क्या बोलेगी? बच्चा अच्छा, बोले आओ जरा हमारे पास। जैसे ही ये इसके पास एंटीजन जाएगा तो अब ये क्या हो जाएगी भाई? एक्चुअल में लड़ना सीख जाएगी। जब ये लिम्फोसाइट एक्चुअल में लड़ना सीख जाएगी, अब इसको बोल देंगे इफेक्टर सेल। क्या बोल देंगे बच्चे? इफेक्टर सेल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो इफेक्ट आ गया। अरे मेरी बात समझ में आ रही है क्या? वैसे तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ना, ये कम से कम 3 स्लाइड में कंप्लीट हो, लेकिन इतना ही याद रखना है, इससे काम हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन याद हो गए, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन याद हो गए। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन का फंक्शन क्या है? ट्रेनिंग स्कूल। क्या है? ट्रेनिंग स्कूल। उसके बाद ये कैसा हो जाएगा? एंटीजन सेंसिटिव या एंटीबॉडी सेंसिटिव? क्योंकि एंटीबॉडी तो खुद बनाएगा, और फाइटिंग के लिए इसको स्पेस चाहिए। अरे बैटल ग्राउंड, बैटल फील्ड चाहिए ना भाई। क्या है बैटल ग्राउंड? जैसे ही इसका आमना सामना होगा असली वाली एंटीजन से, तो ये किस में बदल जाएगा? इफेक्टर सेल में। याद हो गया? लिखो। मेन लिम्फोइड ऑर्गन कौन सा है तुम्हारा? बोन मेरो। बिल्कुल सही जवाब। लिम्फ नोड कहां कहां पे होती है पता है क्या? टॉन्सिल भी लिम्फ नोड है एक तरह के। ये देखो, यहाँ पे होती है लिम्फ नोड, एक जोड़ी यहाँ आर्म पिट में होती है, दोनों तरफ। दोनों तरफ आर्म पिट में, अंडर आर्म्स के अंदर, और एक होती है यहाँ पर दोनों तरफ। ये जो ग्रोइन एरिया बताया था मैंने, ये ग्रोइन एरिया के जस्ट ऊपर यहाँ पर भी होती है लिम्फ नोड। तो एड्स का जो वायरस है, HIV, वो इन्हीं को अफेक्ट करता है सबसे पहले जाके।
लिख लिया? लिख लो बच्चे, लिख लो। बस ये याद रखना कि बैटल ग्राउंड जो है वो कौन सा है बेटा, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है ना, ये याद रखना। और ट्रेनिंग स्कूल कौन सा है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। ये जो वर्ड यूज किया ना, ये कभी आ चुके हैं दिल्ली पीएमटी और एम्स में आ चुके हैं ये वर्ड, बैटल ग्राउंड और एक ट्रेनिंग स्कूल, ध्यान देना। लिख लिया बेटा? लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, एक भी लाइन तो मुझे बताना तुरंत। मैं ये इसलिए लिख के ला रहा हूं ताकि तुम्हें यहाँ पे मैक्सिमम समझा सकूं। तो ध्यान देना भैया, समझ लेना यहाँ पे। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे तुरंत बताना। लिख लो, इसको खत्म करके फिर एड्स चालू करते हैं। अगर आज एड्स और कैंसर तक हो गया तो काफी काम हो जाएगा। है? हाँ, अगला पीरियड है ना, हाँ करेंगे, कोशिश करेंगे। चलो आगे देखो। तो तीन तरह से आपने, तीन तरह के बात की, एक तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, एक सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, एक लिम्फ नोड्स होते हैं, एक लिम्फोइड टिश्यू होता है। तो माल्ट किसका एग्जाम्पल है? लिम्फोइड टिश्यू का। नाम है ना उसका, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। कितने परसेंट होता है पूरी बॉडी का? माल्ट जो होता है टोटल लिम्फोइड टिश्यू का 50% होता है। म्यूकोसा कहाँ कहाँ मिलेगी आपको? भूल गए? फिजिकल बैरियर भूल गए क्या? फिजिकल बैरियर में सबसे पहला स्किन बोला था, दूसरा म्यूकस कोटिंग एपिथेलियल लाइनिंग के ऊपर। तो म्यूकोसा कहाँ कहाँ मिली थी? वहां तीन जगह थी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। तो माल्ट भी कहाँ कहाँ मिलेगा? तीनों जगह। जहां जहां म्यूकोसा वहां वहां माल्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़े। देखो जी, आगे देखो बच्चे, ये डायग्राम दिया हुआ है, ये एक आधा बार पूछा गया है, इसमें कुछ खास चीजें नहीं है। बस आप ये देख सकते हो यहाँ पे कि ये पूरा लिम्फेटिक सिस्टम दिखा रखा है। तो आपने एलिफेंटियासिस पढ़ा था, तो आप देख पा रहे हो कि लोअर लिम्स जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ ज्यादा जाल बिछा हुआ है इसका। लिम्फेटिक्स का जाल ज्यादा कहाँ पे बिछा हुआ है? लोअर लिम्स में। तो ज्यादा मेन मेजर इंपैक्ट एलिफेंटियासिस में कहाँ पे आए थे? यहीं आए थे। यहाँ पे बहुत कम है, ठीक है ना, ये थाइमस दी हुई है बीच में। चलो आ जाते। तो मेन लिम्फोइड ऑर्गन अभी अभी आप लोगों ने मुझे बताया कौन सा है? बोन मेरो। क्यों है बोन मेरो? बिल्कुल, एरिथ्रोपोइसिस यहाँ, ल्यूकोपोइसिस यहाँ, यानी कि अगर कंबाइंडली बोलूं तो हीमोपोइसिस यहाँ पे। थाइमस, पूरा थाइमस आप पढ़ चुके हो, याद आ रहा है? एक डायलॉग मारा था आपने कि अगर कोई आपसे पूछे कि आपके दिल के करीब कौन है, तो थाइमस की तीन लोकेशन याद आ रही होगी, जरा बोल दो। स्टर्नम के पीछे, एओर्टा के आगे, दोनों लंग्स के बीच में लोब्यूलर स्ट्रक्चर। याद आ रहा है? क्या भूल गए? एक और चीज याद आ रही होगी, जब बच्चा पैदा होता है तो थाइमस बड़ी साइज का होता है और आगे जाते जाते रिड्यूस हो जाता है। इसीलिए ओल्ड एज के जो लोग हैं वो इम्यून कॉम्प्रोमाइज होते हैं, उनका इम्यूनिटी लेवल वीक होता है। थाइमस से कौन सा हार्मोन निकला था? थाइमोसिन। उसका इम्यून सिस्टम में बहुत बड़ा रोल था, याद आ रहा है? AMI CMI बोला था क्या वहां पे? बहुत बढ़िया, यही बात कर रहे हैं अपन। तो ये थाइमस के बारे में मैं कुछ भी नहीं लिखा रहा अब आपको, क्योंकि आपको सब पता है। ठीक, एक एनसीईआरटी ने लाइन लिखी हुई है जो बहुत सिंपल सी है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाईलाइट क्या करना है? ये हाईलाइट करना है कि भाई मेरे लिम्फोसाइट जब बनेगी तो लिम्फोसाइट कहाँ बनेगी बच्चे? बोन मेरो में। और उसका डेवलपमेंट मैच्योरेशन कहाँ होगा? या तो बोन मेरो में या थाइमस में। अगर बोन मेरो में हुआ तो बी लिम्फोसाइट, थाइमस में हुआ तो
टी लिम्फोसाइट। बस ये इतना सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, माइक्रो एनवायरमेंट। स्प्लीन पे आ जाओ। वैसे तो मैं आपको स्प्लीन भी दिखा चुका हूं, बताओ कहां थी स्प्लीन? डाइजेस्टिव सिस्टम में बताई थी मैंने, लेफ्ट साइड में। किस जगह पे? स्टमक के नीचे, पेंक्रियाज के पास में, याद आ रहा है? बिल्कुल। स्प्लीन के लिए तुमने दो वर्ड यूज किए थे, बोलो जल्दी। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी और ब्लड बैंक। बहुत ही बढ़िया, आ जाओ। जैसे ही आपने बोला ब्लड बैंक, इसका मतलब ये जो है स्प्लीन, लार्ज रिजर्वायर ऑफ व्हाट? आरबीसी। बच्चे यहाँ पे डब्ल्यूबीसी याद रखते हैं, नो डाउट डब्ल्यूबीसी भी है इसके पास, लिम्फोसाइट भी होगी इसके पास, पर आपको क्या याद रखनी है? एरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी। इसीलिए आपने इसको क्या बोला बच्चे? ब्लड बैंक। इसीलिए आपने क्या बोला? ब्लड बैंक बोला। किसको बोला ब्लड बैंक आपने? स्प्लीन को, ठीक है। किस शेप की होती है? बता चुका हूं पहले भी, बीन शेप की, ठीक है। इसके अंदर मेनली क्या मिलेगी? लिम्फोइड टिश्यू है तो लिम्फोसाइट। अब एनसीईआरटी ने यहाँ पे एक और नाम दिया है, फेगोसाइट। देखो दिया है क्या? फेगोसाइट। जब आप फेगोसाइट बोल रहे हो इसका मतलब क्या हुआ? कौन बच्चा मुझे बताएगा लिम्फोसाइट और फेगोसाइट में क्या डिफरेंस है? हैंड रेज करो। यस। हाँ। और लिम्फोसाइट? बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब। लिम्फोसाइट और फेगोसाइट में क्या डिफरेंस है? अगर आपको 5 तरह की डब्ल्यूबीसी पता है तो आपको सब पता है। 5 तरह की डब्ल्यूबीसी में केवल 2 तरह की थी, फेगोसाइट और एक, हाँ, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल। और एक थी लिम्फोसाइट जो सिर्फ क्या बनाएगी? एंटीबॉडी। पूरा का पूरा चार्ट लिखवा चुका हूँ लास्ट टाइम, याद आ रहा है ना? उसमें आपने पढ़ा था टी लिम्फोसाइट 4 तरह की। कौन कौन सी थी? मेमोरी सेल, टी सप्रेसर, टी किलर, टी हेल्पर। बहुत ही बढ़िया, आगे चलो। किसकी तरह एक्ट करेगी स्प्लिन? हाँ, हाँ, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। यानी कि ये क्या कर रही है अल्टीमेटली? जो आरबीसी की डेड बॉडीज है उसको रोक लेगी। तो ये क्या कर रही है? ब्लड का फिल्ट्रेशन कर रही है कि नहीं? कर रही है ना। अगर ब्लड के अंदर डेड आरबीसी घूम रही है, मरी हुई आरबीसी, आप बोलोगे सर आरबीसी कैसे मर गई? तो भाई मेरे 120 दिन, 120 दिन बाद हर आरबीसी को मरना है। अब वो मरी हुई आरबीसी घूमती रहेगी, कहीं क्लॉट बना लिया तो अपन भी, समझ गए मेरी बात, अपन भी 120 दिन तक ही जी पाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए अपन ने एक फिल्ट्रेशन यूनिट लगाई है पूरे के पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो ये क्या है बेटा? एक्ट एज फिल्ट्रेशन यूनिट या फिल्ट्रेशन ऑर्गन। ये देखो किसको फिल्टर करेगी? ये डेड आरबीसी को फिल्टर कर देगी। और क्या करेगी उसके बाद? ये मत बोलना सर याद नहीं है, पूरा बता चुका हूं। यस, डेड आरबीसी को तोड़ा जाएगा, कहां भेजा जाएगा? लीवर में। याद आ रहा है ना? लीवर में हीमोग्लोबिन का हीम अलग, ग्लोबिन अलग। ग्लोबिन को यूज कर लेंगे, हीम में से आयरन अलग, पोरफायरिन अलग। आयरन को भी यूज कर लेंगे और पोरफायरिन का ब्रेकडाउन होगा तो क्या बनेगा? बिलीरुबिन। और बहुत बढ़िया, किस में रिलीज कर देंगे? बाइल जूस में। बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे, सब याद है तुम लोगों को। चलने दो गाड़ी, लिख लो। इसके बाद एक स्लाइड और जिसमें लिम्फोइड टिश्यू और वो खत्म कर देते हैं और एड्स स्टार्ट करते हैं फिर।
बस देखो मेरी बात सुनो, माइक्रो एनवायरनमेंट पे थोड़ा सा ध्यान देना, मतलब थोड़ा सा अलग तरह का वर्ड है। क्या होता है माइक्रो एनवायरनमेंट का मतलब? बोलो। हाँ। छोटा चेतन। छोटा छोटा एनवायरनमेंट, माइक्रो। लिख लिया? अगर लिख लिया हो तो उसमें कुछ राज छुपा हुआ है उस लाइन में, वो बता देता हूँ तुम लोगों को। मैं वैसे कोशिश करूंगा कि जब तक तुम लास्ट लाइन लिखो तब तक कुछ बच्चे इसका राज मुझे बता दें, या अगर किसी को लग रहा हो कि इसमें कोई गलती है तो मुझे बता दें, जहाँ पे माइक्रो एनवायरनमेंट लिखा हुआ है। बहुत सही पकड़े बेटा, बहुत बढ़िया। क्या? टी लिम्फोसाइट के साथ बी लिम्फोसाइट भी होना चाहिए ना? बहुत सही पॉइंट आउट किया, मजा आ गया। आप बताओ मुझे, क्या सिर्फ टी लिम्फोसाइट होना चाहिए? दिमाग लगाना भैया, कॉपी पेस्ट मत करना। जरूरी नहीं है कि उसने जो बोला वो सही हो, मैं भी 2 मिनट में गलत भी साबित कर सकता हूँ। ठीक है, आप मुझे ये बताओ। फुल स्टॉप छोड़, लगा दे फुल स्टॉप, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये बताओ कि सिर्फ टी लिम्फोसाइट आएगा, या सिर्फ बी लिम्फोसाइट आएगा, या दोनों आएंगे? स्टेटमेंट में जरा कंप्लीट करके दिखाओ, ये इतना बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है इस पे स्टेटमेंट वाला। आराम से सोच के बताओ। दोनों आएंगे? तो मतलब जो लिखा है वो गलत है? सोच के बताना, सोच के बताना। आराम से पढ़ो, सब लिखा हुआ है, मेरी नजरों से देखो एनसीईआरटी की एक एक लाइन, मजा आ जाएगा। ये जो लिखा हुआ है ये सही है कि गलत है, ये बताओ। सही है? बहुत बढ़िया। देखो दो वर्ड लिखे हुए हैं पीछे, डेवलपमेंट, मैचुरेशन। अगर मैं बोलूं टी लिम्फोसाइट का डेवलपमेंट तो बोन मेरो, अगर मैं बोलूं टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन तो थाइमस। तो सही है ये ऐसा स्टेटमेंट देके आपको 100% घुमा सकता है, और मैं दावे से बोल सकता हूँ 90% लोग गलत कर देंगे। ठीक है ना, ध्यान रखना है, टी लिम्फोसाइट लिखा हुआ है तो सही है। क्लियर है? अच्छा अब मुझे बताओ, अगर यहाँ पे टी हटा के बी लिम्फोसाइट लिख दूं तो? अगर मैं दोनों लिख दूं तो सिर्फ क्या सही है? अब समझ गए? ये इस तरीके से देखो एनसीईआरटी की एक एक लाइन को, तब मजा आएगा कि हाँ यार दम है। मुझे क्यों दिखाई दे रही है ये सब बातें? क्योंकि मैंने इनके ऊपर क्वेश्चन बनाए हुए हैं। इस लाइन के ऊपर 2 क्वेश्चन बना रखे हैं मैंने, इस लाइन के ऊपर जो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जिसमें मैं अच्छो अच्छो को घुमा सकता हूँ। ये। चलो आगे बढ़े। आगे देखो, ये लिम्फोइड टिश्यू की लास्ट स्लाइड है, इसके बाद एड्स शुरू कर रहे हैं। लिम्फ नोड, लिम्फ नोड में आपको जो हाईलाइट करना है वो है सॉलिड। ठीक है, जब भी अगर किसी को बोला जाएगा ना कि बताओ भैया सॉलिड है कि होलो, सब बोलेंगे होलो, है ना? तो सॉलिड क्यों बोला बताओ? याद करो वो दिन मैंने कुछ तो बोला था कभी। हाँ, अंदर भी टिश्यू है, ये सॉलिड है मेरे बच्चों, हार्ड नहीं है। मेरी बात समझ में आई? पहले भी हम ये बात कर चुके हैं, ये सॉलिड है, हार्ड नहीं है। हम जब भी सॉलिड आता है दिमाग में क्या आता है? हार्ड, है ना? तो ये सॉलिड है, मतलब अंदर भी टिश्यू भरा हुआ है, रेटिकुलरिस टिश्यू है इसके अंदर, लिम्फोइड टिश्यू भरा हुआ है पूरा का पूरा। हार्ड में और सॉलिड में डिफरेंस पता है क्या भैया? पक्का? बोन जो होती है वो हार्ड है या सॉलिड है, या दोनों है? दोनों। चलो आगे देखो, कैसे सर्व करेगा ये? बोलो, ये क्या क्या काम करेगी लिम्फ नोड? सोचो। हाँ सही बोला, बिल्कुल सही जवाब है। क्यों, कैसे बोलोगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और एंटीजन को ट्रैप करेगी? सर अभी तो बताया आपने कि बैटल ग्राउंड जो है वो क्या है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन बैटल ग्राउंड है किसका? अरे लिम्फोसाइट का भाई। लिम्फोसाइट का जो बैटल ग्राउंड है वो क्या है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन को क्यों बोला बैटल ग्राउंड? क्योंकि वहां पर ऐसा टिश्यू है जो एंटीजन घूम रहा होगा था उसको पकड़ के और उसके सामने लाके खड़ा कर देगी। लिम्फोसाइट के सामने लाके लिम्फ नोड खड़ा कर देगा, यूं करे देखो, ये रहा एंटीजन, मार इसको। अब तू जो सीख के आया है स्कूल में, कर जरा यहाँ पे दो दो हाथ। मेरी बात समझ में आई? ये देखो, तो आपने क्या बोला
कि भैया जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जितना भी एंटीजन है, उसको ट्रैप करके अपने पास कौन रख लेगा? बोलो, लिम्फ नोड। लिम्फ नोड इज अ काइंड ऑफ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। क्या ये स्प्लीन भी करेगा ये काम? हाँ, जितने भी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है सब करेंगे। क्या माल्ट भी करेगा? माल्ट में क्या डायलॉग मारा था? अगर अंदर जाना है तो बेचारा यूं करके पैर रख के निकलने लगता है और उसको पकड़ लेता है, बोले रुक अब यहीं बैठ जब तक कि लिम्फोसाइट तेरे को मारने ना आए। मेरी बात समझ में आई ना? चलो आगे बढ़ो। एंटीजन ट्रेप्ड इन लिम्फ नोड्स, बताओ किसको एक्टिवेट कर रहे हैं? अब बच्चों वाली बात है, लिम्फोसाइट। इसको अगर नी भी लिखोगे तो भी चलेगा इस लाइन को, क्योंकि अब तुम्हें याद हो चुका है। ठीक है ना? लिम्फोसाइट का एक्टिवेशन कहाँ? बोलो, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। लिम्फोसाइट का एक्टिवेशन कहाँ? लिम्फोसाइट इफेक्टर सेल्स में कहाँ बदलती है? लिम्फोसाइट का पहली बार एंटीजन से इंटरेक्शन कहाँ होता है? क्लियर है? बहुत बढ़िया, ये सारे सवाल आ चुके हैं अब तक, ये तीन तरीके से आ चुके हैं, तीनों मैंने आपको करवा दिया। आगे बढ़ो। लिम्फोइड टिश्यू बोल दो। अभी अभी बताया, पहले वाले का जवाब दो। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, और कितना परसेंट है? माल्ट जो है, अकेला माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। टोटल अवेलेबल लिम्फोइड टिश्यू का कितना परसेंट है? 50%। बहुत ही बढ़िया, चलो जी हो जाओ शुरू। जल्दी जल्दी लिख लो। रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं, ट्रैक्ट लिखेंगे। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, चलो जी। और कितना परसेंट है ये? 50%। क्या बोला आपने इसको? माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड, सबको बताया क्या फुल फॉर्म? तो नहीं लिख रहा, फिर मैं नहीं लिख रहा। चलो चलो लिख लो। फिर उसके बाद एड्स पढ़ेंगे। एड्स HIV वायरस किस तरह का वायरस है? रेट्रो वायरस, बहुत ही बढ़िया, रेट्रो वायरस है। कौन सा जीनोम मिलेगा, RNA जीनोम का DNA? RNA जीनोम। लिख लिया? आगे बढ़े बेटा, एड्स शुरू कर रहे हैं अब।
एड्स और कैंसर कोशिश करेंगे आज खत्म हो जाए। एड्स और कैंसर तक अगर हो गया तो अपना काफी काम हो जाएगा। हम्म। क्या? हाँ अच्छा है, हो जाए तो। लिखो जल्दी जल्दी लिखो। आगे बढ़े। चलो जी देखो। हाँ लिख ले बेटा लिख ले। चलो जी आगे देखो। आगे देखो। एड्स फुल फॉर्म बताओ। कोई भी नहीं लिखेगा फुल फॉर्म। सबको पता है ना? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? ठीक है। बहुत सारे सिम्टम अगर एक साथ आए तो क्या बोलोगे आप? सिंड्रोम। आगे देखो। इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन से वाले सिस्टम की डेफिशिएंसी से होगा? क्या ये कॉन्जेनाइटल डिजीज है या एक्वायर्ड डिजीज है? इसीलिए इसका क्या नाम है? अगर कॉन्जेनाइटल होती तो क्या होता? क्लियर है फंडा? बहुत ही बढ़िया। डेफिशिएंसी ऑफ इट्स नॉट अ कॉन्जेनाइटल डिजीज। कॉन्जेनाइटल डिजीज। ठीक है। चलो। पहली बार कब देखा गया? 1981। याद रखना 1981 में देखा गया। ठीक। उसके बाद एनसीईआरटी बोल रही है, पुराना डेटा है वैसे वो, कि भैया अब तक टिल डेट जब एनसीईआरटी छपी थी तब से बोल रहा है वो, टिल डेट 25 मिलियन पर्सन मारे जा चुके हैं। ज्यादा 25 मिलियन से ज्यादा लोग सिर्फ किससे मार दिए गए? एड्स से। मार दिए गए मतलब एचआईवी वायरस ने मार दी ना भाई। वायरस की तो इसको ले जाओ बाहर। आगे देखो कौन करेगा कोज। अब देखो सुनो। एचआईवी की फुल फॉर्म बताओ। कुछ मैक्सिमम बच्चों को पता है क्या याद रहता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इम्यूनो अकेले नहीं छोड़ना, इम्यूनो को साथ में क्या लगाना है? डेफिशिएंसी। तो कॉज्ड बाय एचआईवी यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अभी अभी बोला आपने कौन से ग्रुप का मेंबर है? रेट्रो वायरस का। कौन सा जीनोम है? ये लो खत्म बच्चों वाली बात। आरएनए जीनोम है। ये लो एक एनवलप है और वो एनवलप के अंदर कौन बैठा हुआ है? आरएनए जीनोम। ठीक। लिख लो। ये कोई नहीं लिखेगा, सबको पता है ना डेफिनेशन। ये फुल फॉर्म सीधा लिखो एड्स। और ये दो पार्ट लिखो। एक ये दो डेटा लिखो और ये लिख लो। इसके बाद एड्स फैलेगा कैसे, ये सबको पता है। और कैसे नहीं फैलेगा वो भी पता है। प्लेसेंटा से चला जाएगा क्या? ठीक है। तो वो भी नहीं लिखना किसी को भी।
लिख लिया? आगे बढ़े? लिख लिया ना सबने? किस किसने नहीं लिखा? लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो। अच्छा, विडाल टेस्ट किस में किया था तुमने? एलिसा किस में करते हो? सस्टेन्ड हाई फीवर किस में बना रहता है? टाइफाइड में। ठीक है, परफोरेशन ऑफ इंटेस्टाइन किस में होगा? ठीक है ठीक है ठीक है। पूरा इंटेस्टाइनल ल्यूमन ब्लॉक किस में हो जाएगा? एनीमिया और इंटरनल ब्लीडिंग। ठीक है, आगे बढ़े? चलो आगे देखो, आगे देखो बच्चे। ये कोई भी नहीं लिखेगा, सबको पता है। केवल क्या लिखना है आपको? लास्ट वाली लाइन। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई कोई है और एनसीईआरटी ने लिखा नहीं है उसके बारे में, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, है ना? बताओ। अब ये तो यार ऐसे ना करो यार, पढ़ा हुआ है पूरा का पूरा। बताओ। इन्फेक्टेड पर्सन, आगे बोलो। इन्फेक्टेड ब्लड, आगे बोलो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या है? इंट्रावीनस। ठीक है, इंट्रावीनस का मतलब क्या हो गया? सीधा वेन में लगाना। इंजेक्शन 3 तरीके से लगाया जाता है, इंट्रावीनस, इंट्रामस्क्यूलर और सबक्यूटेनियस। और भी होते हैं वैसे, पर ये 3 है मेजर जो लगाए जाते हैं। सबक्यूटेनियस वाला पार्ट कौन सा है बता चुका हूँ। स्किन को पकड़ के ऐसे उठा दोगे, अब इंजेक्शन लगाओगे तो सीधा इंजेक्शन कहाँ लगेगा? सबक्यूटेनियस पार्ट में। ठीक है ना? अरे क्लियर है सब? तो इंट्रावीनस क्यों बोला? इंट्रावीनस का मतलब सीधा वो निडल किसके कांटेक्ट में आ गई? ब्लड के। तो इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड के कांटेक्ट में निडल आ गई और उसने दूसरे को बोला ले भाई तू भी इंजेक्शन लगा ले, तो क्या हो गया? उसको क्या गिफ्ट में दे दिया? एड्स। आगे देखो, प्लेसेंटा के थ्रू फैल जाएगा। और कैसे नहीं फैलेगा ये? फिजिकल टच से। अरे फिजिकल टच है ये, सेक्सुअल टच नहीं है, फिजिकल टच। ठीक है, आगे देखो। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? अच्छा ये भी बताओ, विंडो पीरियड क्या होता है? 2 पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड और एक है विंडो पीरियड। बताओ आप। एक पीरियड जो है वो खिड़की में बैठे बैठे होता है, तो देखो ध्यान से सुनो। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है कि पैथोजन ने बॉडी में एंटर किया और पहला साइन और सिम्टम नजर आया। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या हुआ? पैथोजन की एंट्री से लेके पहला साइन और सिम्टम नजर आने के बीच का जो टाइम है वो क्या कहलाएगा? और पैथोजन की एंट्री से लेके पहली बार डायग्नोस हुआ एक कंफर्मेटरी टेस्ट से कि हाँ इसको यही बीमारी है, वो क्या कहलाएगा? विंडो पीरियड। बताओ कौन सा बड़ा होगा? विंडो पीरियड, बिल्कुल सही जवाब। तो इंक्यूबेशन पीरियड कितना है इसका? लगभग 5 से 10 साल। याद रहेगा? बस लास्ट वाली लाइन लिखेगा और कोई भी कुछ नहीं लिखेगा, सिर्फ लास्ट वाली लाइन बस। बाकी सब पता है, ऐसे बार बार थोड़ी लिखेंगे यार। अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है, इंट्रावीनस 2 लाइन लिख लो केवल, एक ये वाली और एक ये वाली, बस। और कोई नहीं लिखेगा कुछ भी। लिख लो, फिर उसके बाद बताता हूं मैं एड्स कैसे फैलेगा। एचआईवी वायरस बॉडी की कौन कौन सी 2 सेल्स को डायरेक्ट इफेक्ट करता है? मैक्रोफेज और एक बताइए अभी अभी, टी हेल्पर सेल। ध्यान देना, टी हेल्पर सेल और मैक्रोफेज। अब आप मुझे बताओ, जिस बंदे ने मतलब एचआईवी वायरस ने, जिस बंदे ने मैक्रोफेज को निपटा दिया, सबसे तुम्हें पता है मेन खाने वाली कौन है? मैक्रोफेज। इधर की बात उधर करने वाली कौन? टी हेल्पर सेल। तो अगर इन दोनों को ही उड़ा दिया तो फिर इसका कोई कुछ बिगाड़ लेगा क्या? वो टी किलर सेल सो रही होगी आराम से, एचआईवी इधर से निकल जाएगा घूमता फिरता। मेरी बात समझ में आई? तो ये इवन ये तो 2 ही पॉइंट पढ़ रहे हैं अपन, मेमोरी सेल को भी डैमेज करता है बेटा ये, इतना तेज है। अगर अगर कोई डकैत
पुलिस स्टेशन में जाके अपने सारे के सारे कागज वागज फाड़ दे पुराने सारे कि भाई मैं डकैत था, तो वो तो मिनिस्टर है, फिर आराम से घूमेगा, बोला ओ भैया हम तो ये हैं, चाहो तो हाँ, चाहो तो चेक कर लो, जयकांत शिकरे हैं। ऐसा है। वायरस फैक्ट्री कौन सी बताओ? HIV फैक्ट्री, मैक्रोफेज, जहां पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम वर्क करेगा, ठीक है ना। बस 2 लाइन लिखनी है बच्चों, आगे बढ़े। देखो आगे देखो, एक डायग्राम एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, आगे देखो। लिख लिया ना बेटा? केवल 2 विंडो पीरियड लिख लो चुपके से कोने में, कहीं पर लिख लो चुपके से विंडो पीरियड। और विंडो पीरियड का मतलब क्या हो गया? टाइम ड्यूरेशन बिटवीन पैथोजन एंट्री एंड, हाँ, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, डिजीज का कंफर्मेटरी डायग्नोसिस हो गया कि हाँ भैया यही बीमारी है, ठीक है। जैसे डॉक्टर के पास लगे गए, आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने पूछा कि भैया बुखार आ रहा है कि हाँ जी, ठंड लग के बुखार आ रहा है कि हाँ, तो वो क्या बताया उसने? इंक्यूबेशन पीरियड, ठंड लग के बुखार आ गया, पहला साइन और सिम्टम आ गया, फिर उसके बाद डॉक्टर उसको क्या बोलेगा कि जा मलेरियल पैरासाइट टेस्ट करवा ले। तो पहली बार कन्फर्मेटरी टेस्ट से पता लगा कि हाँ इसको मलेरिया ही है, तो अब ये क्या हुआ? विंडो पीरियड, ठीक है ना। लिख लो जल्दी से, लिख लिया? आगे देखो, आगे देखो, डायग्राम एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। इससे पहले कि ये डायग्राम देखें कुछ और देखते हैं, आओ ये देखो इधर। तो डायग्राम बच्चों वाला लगेगा आपको, ऐसे कैसे बनाना है, और डायग्राम मतलब याद भी ना रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो इधर आओ। तो वायरस, अभी अभी मैंने बताया, वायरस जो है एक साथ 2 जगह पर इन्वेड करेगा। एक तो किस में घुस जाएगा? मैक्रोफेज में, और एक किस में घुस जाएगा? टी हेल्पर सेल में। और दोनों जगह क्या करेगा? मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना। अपना नंबर बढ़ाएगा। अपना नंबर कैसे बढ़ाएगा वो देखो। ये सबसे पहले, अच्छा आपने क्या देखा इसमें? जीनोम कैसा है? आरएनए, आरएनए को बदलेगा डीएनए में। क्यों? इसका रीजन देखो, मैक्रोफेज सेल है क्या? अरे है कि नहीं सेल? मैक्रोफेज एक तरह की सेल है। सेल है तो अंदर डीएनए होगा। अगर उसके डीएनए के साथ खुद का डीएनए मैच करना है, मेरी बात समझ में आई? उसके डीएनए के अंदर खुद का डीएनए इंसर्ट करना है, तो पहले खुद के आरएनए को डीएनए में बदलना पड़ेगा। डायलॉग समझ में आ गया क्या? भैया मेरे, एचआईवी वायरस जो है, एचआईवी, उस एचआईवी के पास क्या है? आरएनए के डीएनए? आरएनए। अगर वो चाहता है कि सेल के ऊपर कब्जा जमा ले, तो सेल का कंट्रोल सेंटर कौन सा है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? डीएनए। तो उसको उस डीएनए पे कब्जा जमाना पड़ेगा। आरएनए डीएनए पे कब्जा नहीं जमा पाएगा, तो उसको पहले अपने आरएनए को किस में बदलना पड़ेगा? डीएनए में। फंडा क्लियर है? देखो कैसे बदलेगा जरा। वायरस सीधा जाएगा बॉडी के अंदर, बॉडी से कहां पहुंच जाएगा? मैक्रोफेज में। मैक्रोफेज में इसके पास क्या है? डीएनए। ये वायरल डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में किस में बदल जाएगा? आरएनए में। सिंपल है वो तो, लैंग्वेज इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। वायरल डीएनए किस में रेप्लिकेट हो गया? वायरल आरएनए में। अब ये वायरल आरएनए जाएगा और मैक्रोफेज के, एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, हाँ, आरएनए, वायरल आरएनए जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया? डीएनए में, ठीक है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? डीएनए में। अब ये डीएनए मैक्रोफेज के डीएनए के ऊपर क्या कर लेगा? कब्जा, हाईजेक कर लेगा उसको, और उससे क्या बोलेगा? अब तुझे जो जो बोला जाए तू वो कर। तो क्या करेगा वो? और वायरस बनवाएगा, और वायरस बनवाएगा, और वायरस बनवाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो पहला काम तो ये करेगा। हाँ, हाँ, आगे देखो, आगे देखो, यहाँ पे क्या करेगा? टी हेल्पर सेल में भी घुस जाएगा। सेम कंडीशन, रेप्लिकेट करेगा, प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगा, और फिर दूसरी टीएच के ऊपर जाएगा, उनके ऊपर अटैक करेगा, और अल्टीमेटली क्या कर देगा? टीएच नंबर को डिक्रीज कर देगा। जब खबरी खत्म, तो इम्यून सिस्टम वैसे वीक हो गया। मेरी बात समझ में आई? तो ये तो केवल अपन 2 पार्ट पढ़ रहे हैं इसके, ऐसे कम से कम इसके 4 से 5 पार्ट हैं।
4 से 5 तरीके से इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है। ये बहुत सिंपल सा पार्ट है, दो जो आपने पढ़ा है। ठीक है, ये हो गया, याद हो गया सबको, सिंपल है। इधर आ जाओ वापस, ये भी एक बार इसको भी देखो। रेट्रोवायरस का रेप्लिकेशन, उससे पहले एक गजब की लाइन जो लिखनी लिखनी है चाहे कुछ भी हो जाए। आपसे बोला जाए कि भैया इन्फेक्टेड सेल कब तक जिंदा रहेगी? HIV इन्फेक्टेड सेल कब तक जिंदा रहेगी? जब तक उसके अंदर रेप्लिकेशन का कार्यक्रम चल रहा है। इधर रेप्लिकेशन खत्म, सेल भी खत्म। मेरी बात समझ में आई? टेररिस्ट ये तो करते हैं, जब तक कोई आदमी उसके काम का है तब तक ठीक है, नहीं तो उसको उड़ा देते हैं। काम खत्म, खेल खत्म। ठीक है, अब देखो वही कहानी है। ये रहा रिट्रोवायरस यानी कि HIV। इसके अंदर क्या है, RNA के DNA? RNA। ये किसके अंदर चला गया? यहाँ लिखा हुआ है एनिमल सेल, हम क्या बोलेंगे? मैक्रोफेज। क्या है ये देखो मैक्रोफेज, ये रही मैक्रोफेज। मैक्रोफेज के अंदर चला जाएगा। मैक्रोफेज के अंदर क्या इंसर्ट कर दिया इसने, देखो। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? DNA में। DNA इसके DNA के साथ क्या कर लेगा? हाईजैक कर लेगा इसके सिस्टम को, और इससे क्या बोलेगा कि बना भैया बहुत सारी प्रोजेनी, तुझे जो बोला जाए अब तू वही करेगा। अब तुम सब मेरे कब्जे में हो, और तुम्हें जो बोला जाए अब तुम्हें वही करना है। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये लगातार प्रोड्यूस होता रहेगा। कब तक प्रोड्यूस होता रहेगा? तब तक ये जिंदा रहेगी सेल। जैसे ही इसका प्रोडक्शन बंद, सेल खत्म। क्लियर है? तो ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, पहली लाइन तो ये लिखनी है, पर उससे पहले ये लिखो, बनाओ इसको। मेटास्टेसिस में आगे पढ़ेंगे, कैंसर में, कैंसर में पढ़ेंगे। एक्चुअल में क्या होता है कि ट्यूमर जब होता है ना बच्चे, तो ट्यूमर होता है तो क्या होता है, सेल के अंदर हाँ अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है ना। कॉन्टेक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, तो अनकंट्रोल ग्रोथ होगी। अनकंट्रोल ग्रोथ होगी तब तक ठीक है, लेकिन वो अनकंट्रोल ग्रोथ का जो छोटा सा पार्ट है वो ब्लड के थ्रू दूसरे ऑर्गन में फैलने लग जाए, वो मेटास्टेसिस है। समझ रहे हो? खतरनाक है वो। हाँ, उसके बाद मेटा मेटा उसके स्टेसिस के बाद कोई वो नहीं है चांसेस बचने का। पिक्चरों में दिखाते तो हैं कि अब इसका कैंसर जो है ब्लड तक फैल चुका है, दूसरे ऑर्गन तक, अब इसको बचाया नहीं जा सकता, आई एम सॉरी। ऐसा है। हाँ, आपके पास अब कुछ दिनों की मोहलत है, फिर वो हीरो अगले 2.5 घंटे तक पूरी पिक्चर बनाता है।
लिख लिया बच्चे? इसको बना लो अच्छे से। बस इतना ही पढ़ना है केवल आपको, है ना, एड्स में इतना ही पढ़ना है। बाकी एलिसा आपको पता ही है, कन्फर्मेटरी टेस्ट, ठीक है। और इसके कुछ सिम्टम दिए हुए हैं, उसमें एक सिम्टम आपको याद रखना है, वेट लॉस। जब जिस टाइम पे ये टी एच नंबर कम हो रहा है, टी हेल्पर सेल का नंबर कम हो रहा है, तो उसका बेचारे का वेट लॉस होने लगेगा, है, हाँ, साइमल्टेनियस। ये कोई वो नहीं छोड़ता स्कोप। हम HIV के लिए कोई भी दवा क्यों नहीं बना पा रहे? ये कोई स्कोप नहीं छोड़ता, यही रीजन है। कौन है, कहाँ है? अच्छा, HIV को ठीक नहीं कर सकते है ना, लेकिन जान तो बचाई जा सकती है उसकी। भाई अगर कोई अगर बिना दवा के अगर 2 साल जी रहा है, तो उसको थोड़ा प्रोलॉन्ग कर सकते हैं अपन, उसको दवा देके 6 साल तक जिंदा रख सकते हैं, है ना, फॉर एग्जाम्पल 6 साल तक। उसके लिए कौन सी दवा देंगे? एंटीवायरल ड्रग देंगे। अरे तुम्हें बताया तो था मैंने कॉमन कोल्ड में, कि कॉमन कोल्ड जो है वायरल डिजीज है, फिर भी डॉक्टर क्या देता है? एंटीबायोटिक। एंटीवायरल क्यों नहीं देता? क्योंकि वायरल, एंटीवायरल जो ड्रग्स हैं उनके कई सारे साइड इफेक्ट हैं बॉडी के ऊपर, है ना। और यहाँ पे तो कहानी कुछ अलग है। यहाँ कहानी क्या है? यहाँ पर कई तरह के दूसरे इन्फेक्शन कॉज हो जाएंगे क्योंकि इम्यून सिस्टम डाउन हो गया। फंगस इन्फेक्शन वो भी हो जाएगा। और ये अभी बेस्ट एग्जांपल अभी हुआ तो था, ये क्या हुआ था, ब्लैक फंगस हुआ था ना। कोरोना ने लोगों का इम्यून सिस्टम वीक कर दिया, तो ब्लैक फंगस, दांत गिर गए थे लोगों के, याद आ रहा है, आंखें फूट गई थी, आंखें खराब हो गई थी। मैंने देखे ये, हाँ ये देखे मैंने एग्जाम्पल ये वाले, खाते खाते लोगों के दांत खिर गए, गिर गए नीचे, ब्लैक ब्लैक फंगस हो गया था। सेम कंडीशन है यहाँ पे, फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा, वायरल इन्फेक्शन हो जाएगा। इवन एक पैरासाइट दिया हुआ है टोक्सोप्लाज्मा, एनसीईआरटी ने, देखो। बैक्टीरिया तो दिया हुआ है माइकोबैक्टीरियम, है ना, और ये दिया हुआ है टोक्सोप्लाज्मा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हाईलाइट करना। एक पैरासाइट होता है टोक्सोप्लाज्मा, वो भी एंटर कर जाएगा, क्यों? इम्यून सिस्टम बिल्कुल खत्म है। नहीं, ये और तरीके अपना लेता है फिर। मैंने क्या बोला, ये अपन दो ही पढ़ रहे हैं, ऐसे कम से कम 6-7 प्रोसेस है जिससे ये पूरी बॉडी पे अटैक करता है। खत्म है बंदा HIV वाला, लिख लिया क्या? आगे बढ़े। ठीक है, है